केपलर ने अपने जो 3 प्रमुख लॉ दिए थे, जिसे हम केपलर्स लॉ भी कहते हैं, तो केपलर ने 3 लॉ दिए, वो प्लैनेट्स के मोशन को समझाते हैं कि सन के इर्द गिर्द प्लैनेट कैसे घूम रहा है, प्लैनेट की स्पीड के बारे में, टाइम कितना लग रहा है घूमने में। हर प्लैनेट का ऑर्बिट अलग अलग है, पर केपलर के लॉ हर प्लैनेट फॉलो करता है, जो लॉ केपलर ने दिए। और केपलर ने अर्थ पर बैठकर बस ऑब्जर्व करके वो लॉ दिए हैं, वो कहीं स्पेस में गया नहीं है, उसने कुछ ऐसा करा नहीं है, यहीं पर बैठकर देखकर ऑब्जर्व करके इक्वेशन बनाकर उसने लॉ बनाए, और वो सारे लॉ सटीक हैं। अर्थ भी फॉलो करता है, सारे प्लैनेट फॉलो करते हैं। पढ़ेंगे उन लॉस के बारे में। देखिए, तो लिखा है इसमें पहले लॉ में कि इसका नाम जान लीजिए, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं इसे, लॉ ऑफ। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या कहता है? ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड अ सन इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो ऑर्बिट है सारे प्लैनेट्स के, वो एलिप्टिकल है। और एलिप्स कैसा दिखता है बच्चों? एलिप्स एक शेप होता है ऐसा, इस शेप को हम एलिप्स कहते हैं। ये सर्कल नहीं है, ये एलिप्स है। ये ओवल भी नहीं है, ये एलिप्स है। तो एलिप्स क्या होता है? जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है ना, एलिप्स के कथित तौर पर सेंटर तो एक ही होता है, लेकिन 2 अलग से टर्म होते हैं, उनको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? तो एलिप्स का सेंटर तो यही है, लेकिन इसके 2 फोकस होते हैं। क्या होते हैं? एक का नाम F1, एक का नाम F2। तो एलिप्स एक शेप है, और वो ऐसा खिंचा हुआ बनता है जैसे गोले को खींच दिया हो, और उसका सेंटर तो एक होता है, लेकिन 2 फोकस होते हैं। तो केपलर ने कहा कि सारे के सारे प्लैनेट्स ऐसी ऑर्बिट में घूमते हैं, कोई भी प्लैनेट गोल ऑर्बिट में नहीं घूमता, सबकी ऑर्बिट खिंची हुई है। हमें लगता था अर्थ सन सेंटर पे है, सन सेंटर पे है और ऐसे घूम रहा है अर्थ, बिल्कुल गोल 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 गोल। जुपिटर भी गोल घूम रहा है, सन के इर्द गिर्द सभी गोल गोल घूम रहे हैं बराबर दूरी पर। उसने कहा नहीं, गलत बात है, गलत बोल रहे हो तुम, ऐसा नहीं है। केपलर कहता है कि सन कभी हमारे पास होता है, कभी हमसे दूर होता है। हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों कहना चाहते हो आप? उसने बोला देखो, एग्जैक्ट शेप जो किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट की है वो है एलिप्टिकल। क्या नाम बोला? शेप का नाम तो बेटा एलिप्स है, लेकिन ऑर्बिट को बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या? एलिप्स जैसी ऑर्बिट। और सन सेंटर पर नहीं है, सन है किसी भी एक फोकस पर, किसी भी एक। तो उसने कहा फोकस पर रखा है सन, और एलिप्स में घूम रहा है प्लैनेट। ये स्थिति है हर प्लैनेट की। तो हर प्लैनेट सन के इर्द गिर्द जिस ऑर्बिट में घूमता है उसका शेप एलिप्टिकल होता है, और सन उस एलिप्स के फोकस पे, किसी भी एक फोकस पे पड़ा होता है। ऐसा है हर प्लैनेट का मोशन। तो हमने कहा मतलब सन हर बार एलिप्स के फोकस पे ही होगा, कभी सेंटर पे नहीं होगा। साफ बोल दिया, विद सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स 2 फोकाई। ठीक है, तो ये तो हटा दो लाइन यहां से, अब पढ़ो वहां से। इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द 2 फोकाई। किसी भी दोनों में से एक फोकस पर सन बैठा है, यानी कि एक्चुअल सोलर सिस्टम ऐसा है, सन यहां है और सारे प्लैनेट्स ऐसे घूम रहे हैं। समझ रहे हो? जब वो प्लैनेट घूमते घूमते इस तरफ आते हैं तो सन उनके बहुत पास होता है, और जब प्लैनेट यहां जाते हैं तो सन उनसे बहुत दूर होता है। समझ रहे हो? सन दूर है और सन पास है। जब हम बोलते हैं ना गर्मियां आ गई, सर्दियां आ गई, समझ रहे हो? गर्मियां सर्दियां कब होती हैं? गर्मियां तब होती हैं जब हमारा अर्थ अपनी ऑर्बिट के इस तरफ होता है। यहां पर हम बोलते हैं गर्मियां हो रही हैं, हम सन के बहुत पास होते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद मौसम बदल जाता है, जब अर्थ घूमकर इस तरफ पहुंचता है, कुछ 6 महीने बाद, जब हम कहते हैं बहुत सर्दी हो रही है क्योंकि हम सन से बहुत दूर हैं, गर्मी नहीं पहुंच रही ना हम तक। हमारे पास हीट का एक ही सोर्स है, सन। अगर सन हट गया तो फिर क्या क्या ठंड हो जाएगी ना? हाँ ना, बोलो, क्या हो जाएगी भैया? एक बच्चे ने पूछा था लास्ट टाइम, भैया रात में भी तो सन नहीं होता, तो रात में एकदम से ठंड तो नहीं हो जाती? गर्मियों में तो गर्मी रहती है। अरे बालक, रात का अर्थ क्या है? रात का अर्थ है सन। आपका अर्थ यहीं पे है। अर्थ क्या है? यहां पे गर्मियां चल रही हैं, अर्थ यहां पे है। वो अर्थ ऐसे भी तो घूम रहा है, ऐसे भी तो घूम रहा है, ऐसे वहीं पर भी तो घूम रहा है। जब अर्थ उस तरफ मुड़ जाएगा
तो सन अब भी अर्थ के पास है, लेकिन लाइट रेज पीछे की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो गर्मी तो आपको फील होगी एनवायरमेंट में। एग्जैक्टली क्या है, अगर कोई बच्चा इमेजिनेशन रखता है तो समझ पाएगा। अर्थ के पास एटमोस्फेयर है, क्या है? सूरज से गर्मी, अभी मैं अर्थ हूं, मान लो ये सन है मेरे पास है, मैं यहां पे कहीं हूं, ठीक है, और गर्मियों का मौसम चल रहा है, सन ये रहा, अर्थ ये रहा। तो अगर आप सन को फेस करते हो तो आपकी तरफ दिन होता है, ठीक है। अगर आपका अर्थ ऐसे मुड़ जाएगा तो आपकी तरफ रात हो जाएगी, यही तो होता है। लेकिन सूरज से जो हीट आ रही है वो अर्थ तक तो पहुंच रही है ना। अर्थ का एटमोस्फेयर सूरज से आने वाली हीट को ट्रैप करता है, क्या करता है? और ट्रैप करके पूरे एटमोस्फेयर में वो हीट फैल जाती है। तो आप इस तरफ हो या इस तरफ हो, फर्क क्या पड़ता है, वो हीट तो आप तक पहुंचेगी। भैया कब ऐसा होगा कि हमें तब भी गर्मी ना लगे? वो तब होगा जब आप अर्थ पे पोल पर बैठे। कहां पर? क्योंकि सूरज की गर्मी यहां इक्वेटर वाली साइड लगती है, पोल पे नहीं लगती। पोल पे सूरज की गर्मी पहुंचती नहीं है, ठीक है। इसलिए पोल पर क्या होता है, आपने सुना 6 महीने दिन, 6, पता है आपके पास? कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर 4-4 महीने तक सूरज नहीं निकलता। सच में पता है क्या? तो एलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था, केपलर ने दिया, पहला लॉ कहते हैं इसे। केपलर फर्स्ट लॉ पेपर में आता है, थ्योरी में समझाना होता है। ये रही इसकी स्टेटमेंट देख लो ध्यान से। इसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। ये पूरी स्टेटमेंट है, ये उसका डायग्राम है। बहुत सारे बना दो प्लैनेट ऑर्बिट, या एक बना दो, फर्क नहीं पड़ता। डायग्राम बनाना है, लॉ लिखना है। केपलर का लॉ नंबर 1 नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ। तो केपलर ने भी धीमे धीमे जानकारी दी। अपने पहले लॉ में बस ये बताया कि अर्थ कैसे घूम रहा है, कोई भी प्लैनेट कैसे घूमता है, सन कहां पे लोकेटेड है। सर इससे हमें ये क्लियर हुआ कि सर्दियां गर्मियां क्यों होती हैं। बहुत सारी बातें केपलर के लॉ के बाद क्लियर हुई। अच्छा इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब आता है केपलर का दूसरा लॉ, ठीक है। केपलर का दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरिया। क्या है? हमने कहा केपलर भैया कहना क्या चाहते हो? इसने बोला देखो बात पता है क्या है, बात यह है कि अर्थ के चलने की स्पीड अलग अलग है। हमने कहा मतलब? उसने कहा अर्थ जब सन के पास है, क्योंकि सन तो बीच में तो रखा नहीं है, सन एक तरफ रखा है सन। तो उसने कहा यार देखो ये है ऑर्बिट, ये है सन। तो जब अर्थ भाई साहब इधर देखो, अर्थ जब सन के करीब होता है तो इसके चलने की स्पीड जो है बहुत तेज हो जाती है, बहुत स्पीड, चलने की स्पीड बहुत। लेकिन जब ये सन से दूर होता है हमारा अर्थ, तब इसके चलने की स्पीड बहुत कम होती है। हमने कहा मतलब? उसने कहा इस बात को ऐसे समझो कि इक्वल टाइम में, बोलो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होता है। इक्वल टाइम में मतलब अगर अर्थ पहले यहां पे था, यहां पर था, और 2 महीने बाद अर्थ आ गया यहां पे, सही है? तो पहले अर्थ यहां पे था, मैंने लाइन बना दी, और 2 महीने बाद घूम के आ गया यहां पे भी एक लाइन बना दी। तो ये एक एरिया नहीं है? एरिया है ना? 2 महीने में इतना एरिया कवर हुआ। तो कॉन्सेप्ट कहता है, केपलर कहता है कि जब उस तरफ के 2 महीने कटेंगे ना, तब भी इतना ही एरिया कवर होगा, एरिया सेम होगा। मतलब कि यहां से 2 महीने बाद, मान लो 2 महीने बाद चलकर कहां पहुंचा, यहां पे, तो जो ये वाला एरिया है ना और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया क्या होंगे? सेम, क्योंकि ये टाइम सेम है। यहां से लेके यहां तक 2 मंथ लगे अर्थ को जाने में, और यहां भी कितने माने थे मैंने? 2 मंथ। तो मतलब अब आप सोचो, आपको लग रहा है ये डिस्टेंस ज्यादा होगा? अगर एरिया बराबर होना है तो ये दूरी और ये दूरी, क्योंकि ये बहुत चौड़े जगह है ना, यहां पर ये डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगी तो एरिया इक्वल कैसे होगा? एरिया को इक्वल करने के लिए ये दूरी कम होगी, ये दूरी ज्यादा होगी। तो उसने हमें लॉजिकली समझाया कि मैं आपको बता रहा हूं एक लॉ देकर कि ये जो रेडियल वेक्टर होता है, बच्चा कहता है भैया रेडियल वेक्टर क्या होता है? सन से अर्थ को ज्वाइन करने वाला जो डंडा है उसे बोलते हैं रेडियल वेक्टर। क्या? ये मैं नीले रंग से बना रहा हूं बच्चों, ये आपका रेडियल वेक्टर है। एक बात बताओ, अगर ये रेडियल वेक्टर है ऐसे, तो जब अर्थ चलेगा तो रेडियल वेक्टर ऐसे घूमेगा? अरे बोलो, अगर रेडियल वेक्टर को मैं बोलूं तो क्या रेडियल वेक्टर ऐसे घिसते हुए कुछ एरिया कवर कर रहा है ना, ऐसे चलते हुए कुछ एरिया स्वीप कर रहा है, एरिया घिस रहा है इसके अंदर।
तो रेडियल वेक्टर जब अर्थ चलता है तो रेडियल वेक्टर कुछ एरिया कवर करता है, कुछ एरिया। तो भाई ने कहा कि आप यहां पर 2 महीने का टाइम लो, यहां पर कहीं 2 महीने का टाइम ले लो, या यहां पर कहीं 2 महीने का टाइम लो। अगर आप टाइम सेम लोगे तो रेडियल वेक्टर द्वारा कवर किया गया एरिया भी बिल्कुल सेम होगा, एरिया भी बिल्कुल सेम होगा। रेडियल वेक्टर स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो अर्थ घूम रहा है और सन से सटा हुआ एक सेंटर और अर्थ घूम रहा है ऐसे, ये कुछ एरिया स्वीप हो रहा है, एरिया कवर हो रहा है। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होता है हमेशा। सन अर्थ इस प्रकार चलता है, अर्थ अपनी घूमने की गति को ऐसे ओरिएंट करता है कि बराबर समय में बराबर एरिया कवर हो, बराबर समय में बराबर एरिया कवर हो। ऐसे चलता है कौन? अर्थ सन के आसपास। तो क्या लिखा है? द रेडियस वेक्टर, क्या बोला? द रेडियस वेक्टर, किसका रेडियस वेक्टर? द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर खत्म हो गई भाई, लॉ यहां तक था। समझाने के लिए और लिखा गया, दैट इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया कवर करने वाली वेलोसिटी, मतलब अर्थ ऐसे घूम रहा है, कोई भी प्लैनेट सन के आसपास ऐसे घूमता है कि वो जो एरिया कवर हो रहा है ना, वो सेम कवर हो एक फिक्स टाइम में। मतलब कि अगर 4 दिन के अंदर मैं आपको डायग्राम दोबारा बना के दिखाता हूं। टाइम आप खुद से सिलेक्ट करो, आप कोई भी टाइम इंटरवल ले सकते हो बालक, और इस डायग्राम को ध्यान से देखना। सन कॉन्सेप्ट समझ गए? बढ़िया है, मेरा काम हो गया। अगर नहीं समझे तो दिक्कत है, समझाना है पहले। ये सन है, ये अर्थ है। अब आपने कहा भैया मैं टाइम लेता हूं 4 महीने, ठीक है। तो आपने देखा कि जब अर्थ यहां पर था तो अर्थ को यहां से यहां पर जाने में 4 महीने लगे, ठीक है। फिर यहां से, फिर आपने यहां स्टार्ट किया टाइम दोबारा से, तो यहां से यहां पर जाने में 4 महीने लगे, या यहां से लेते हैं, यहां से यहां पर जाने में 4 महीने लगे, ठीक है। ये था मेरा 1 पहला इंटरवल जब मैंने टाइम नोट किया 4 महीने का। फिर दूसरा इंटरवल जब मैंने टाइम नोट किया 4 महीने का। फिर तीसरा इंटरवल जब मैंने टाइम नोट किया 4 महीने का। तो अकॉर्डिंग टू केपलर का लॉ, अगर आपका टाइम इंटरवल 4 महीने का है तो 4 महीने पहले अर्थ यहां पे था और 4 महीने बाद अर्थ यहां पे था। तो ये जो आपका रेडियस वेक्टर है, येलो से मैंने बनाया यहां पे, ये जो एरिया कवर कर रहा है कितने टाइम में? 4 महीने में। यहां पर जो रेडियस वेक्टर है वो स्टार्टिंग में यहां पे था, और जब अर्थ यहां से वहां पे गया तो रेडियस वेक्टर भी यहां चला गया। इस बार रेडियस वेक्टर ने एरिया कवर किया वो ये है, कितने महीने में? और लास्ट बार यहां से शुरू किया हमने नापना, 4 महीने बाद अर्थ यहां पहुंच गया, यहां पे यहां जो एरिया कवर हुआ 4 महीने में रेडियस वेक्टर द्वारा, वो इतना था। तो अकॉर्डिंग टू केपलर का लॉ, क्योंकि ये टाइम इंटरवल सेम लिया है आपने 4-4 महीने का, तो ये जो एरिया है A2, A1 और A3, ये तीनों एरिया क्या होंगे? इक्वल। A1, A2 और इक्वल होंगे। अर्थ ऐसे चलता है कि बराबर एरिया कवर करते हुए चलता है रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर ऐसे मूव करता है अर्थ का कि जो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करे, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करे। स्टेटमेंट ये है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करे, ठीक है। द रेडियल वेक्टर मूव्स इन सच अ वे दैट इट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बराबर एरिया स्वीप्स आउट कहते हैं, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर टाइम बराबर है तो एरिया भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? सेकंड लॉ, इसे कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है। आप पहला हिस्सा याद करना बस, यहां तक अच्छा रहेगा। रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द अर्थ स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ। आप अब बुद्धि से बताना, सच सच अगर यहां से लेके यहां तक 4 महीने लगे और यहां से बस यहीं तक आने में 4 महीने लगे, तो यहां स्पीड ज्यादा है कम है? और यहां स्पीड,
तभी तो बराबर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्लियर है? पक्का? तो ये डायग्राम, स्टेटमेंट, और ये ऐसे लिख दोगे तो बढ़िया है। लास्ट वाले में भी डायग्राम था, पता है? इसमें भी आपको केपलर के सारे लॉ डायग्राम क्या समझाने हैं, तीसरे लॉ का तो प्रूफ भी है। ये दोनों लॉ लिख लिए किसी ने? एक बार लिख लो, ये वाला तो लिख लो डायग्राम के साथ, प्रूफ सबके है भाई। तीसरा लॉ क्या कहता है? पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ ऑफ एरिया, तीसरा लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। इसमें क्या होता है? घूमता है। क्या होता है? टाइम लगता है घूमने में, ठीक है। अब एक बात सोचने की है कि यार अर्थ की ऑर्बिट, सन है, अर्थ है, पर उसके पीछे जुपिटर भी है और प्लैनेट्स भी हैं। तो यार जो प्लैनेट सन से जितना दूर है उसकी ऑर्बिट उतनी बड़ी है, उसको और समय लगेगा घूमने में। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। तो किसको समय ज्यादा लगेगा? जिसकी ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा होगा। हाँ ना बोलो। तो एक रेवोल्यूशन में सन के आसपास एक चक्कर काटने में किसको कितना समय लगता है, या सब प्लैनेट्स के समय में कोई रिलेशन है, कोई फॉर्मूला है? तो केपलर ने कहा भाई साहब प्लैनेट कोई भी हो, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, सारे प्लैनेट उस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। हमने कहा बताओ भैया केपलर भैया क्या कहना चाहते हो? तो केपलर ने कहा एक फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग हर प्लैनेट के घूमने का टाइम डिसाइड होता है। तो केपलर कहता है, क्या लिखा है मैंने? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। बोलो, स्क्वायर ऑफ द, जो चक्कर काटने में टाइम लगता है उस टाइम का अगर स्क्वायर करें तो टाइम का स्क्वायर डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है, टाइम का स्क्वायर डिपेंड करता है, सुनो सुनो, सन से, बोलो, सन से प्लैनेट की जो दूरी है, सन से प्लैनेट की जो दूरी है उसे हम आर बोलते हैं, ठीक है। सन से जो प्लैनेट की दूरी है उस दूरी के क्यूब के, उस दूरी के। अब एलिप्स के केस में उस दूरी का एक अलग नाम है। एलिप्स के केस में जैसे जहां पे सन रखा होता है उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे ही जब मैं यहां पर ऑर्बिट बनाता हूं, यहां पर अर्थ बनाता, सन बनाता हूं, और ये रहा आपका अर्थ जो घूम रहा है इधर, तो यहां पर क्या होता है, ये जो दूरी है, ये जो पूरी डिस्टेंस है ना, पूरी डिस्टेंस, इसका आधा, इसका हम इसे अप्रॉक्स सर्कल मान के इस पूरी डिस्टेंस का आधा लेते हैं, और एग्जैक्टली एलिप्स की भाषा में इस येलो लाइन जो मैंने बीच में बनाई है इसे कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? तो मेजर एक्सिस का आधा करेंगे तो बनेगा सेमी मेजर एक्सिस। क्या बनेगा? तो ये जो आधी मेजर एक्सिस है ना, इसे आर मानते हैं। अकॉर्डिंग टू केपलर उसने क्या किया, जो पूरे एलिप्स की जो सेंटर लाइन है, बीच में बिल्कुल सेंटर लाइन बनाई और उसकी आधी लाइन को आर माना। आधी लाइन को क्या माना? और आधी लाइन को एलिप्स की भाषा में बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या? दिस लाइन इज मेजर एक्सिस एंड हाफ लाइन इज सेमी मेजर एक्सिस। तो वो आर क्यूब नहीं बोल रहा, वो कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, द स्क्वायर ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ, क्या? क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। उसकी एलिप्टिकल ऑर्बिट का जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब पे डिपेंड करता है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट, सन एंड द, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द। अच्छा, तो ये कहा गया, ये कहा गया, अगर आप इसको याद कर लो तो अंग्रेजी में इसको लिखोगे तो लॉ अपने आप बन जाएगा दोबारा, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। ये टाइम पीरियड है, बच्चे क्या करते हैं, इसको टाइम पीरियड लिखते हैं। टाइम पीरियड किसका? एक चक्कर का। एक चक्कर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेवोल्यूशन। किसके आसपास हो रहा है रेवोल्यूशन? कौन कर रहा है? प्लैनेट। तो पूरा बताओ, दिस इज नॉट टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द, तो क्योंकि लॉ की भाषा केपलर ने दी है
तो मैं ज्यादा छेड़खानी कर नहीं सकता, अपने शब्द डाल नहीं सकते, इसीलिए हमें एग्जैक्ट वही लिखना है जो केपलर ने लिखा था अपने लॉ में। तो मैं दोबारा से पढ़ देता हूं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, हम तो ऐसे याद रखते हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, ऐसे ही याद रखो, और इसको एक्सप्रेशन में बना दो, इसकी डेफिनेशन बना दो। टी स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द is proportional to the cube of the semi major axis of the elliptical orbit। इक्का दुक्का शब्द ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन बाकी सब मैच करने चाहिए। और उसके नीचे लिख देना है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कोई डायग्राम नहीं बनाना इसमें, कोई डायग्राम नहीं होता इसमें, ठीक है। ये केपलर के 3 लॉ है, किसके 3 लॉ है? केपलर के 3 लॉ, केपलर के